Okay, in this video, we're gonna discuss about moles. This is a new series. The organic series has not ended yet. I'm gonna make it's gonna take 2 to 3 more videos to complete that series. There's a topic left, polymerization is left, and also the fuels, the little topic of fuels in which the crude oil fractional distillation, that portion is left, right? And other than that, organic is mainly completed. There is no other thing to deal in organic, but you guys requested me to make videos for moles, and so I decided to complete moles first, because this video series for moles is gonna the maximum take 2 to 3 videos. That's it. uh 2 videos for sure, but three is unlikely, right? Okay, so let's start with moles. uh the topic of moles, this confuses a lot of students. अब मुझे पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इवन ए लेवल्स में भी बच्चों को कंफ्यूज करता है, और ओ लेवल में तो करता ही करता है। ठीक है, तो वे ऑब्वियसली इस टॉपिक को करने के लिए इट्स एक्चुअली वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, द रीज़न जो समझ नहीं आता या इट यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट इज़ बिकॉज जो इसके बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर नहीं होते। ठीक है, या सही तरह डिलीवर नहीं किए होते। शुरू में आप लोगों ने बेसिक से नहीं सीखा होता, आप लोगों को बेसिक डायरेक्शन गलत मिली होती है, जिसकी वजह से यू गाइस कीप गेटिंग कन्फ्यूज कि यार कहाँ मैथ्स दिया हुआ है, कहाँ मोल दिया हुआ है, एकदम वॉल्यूम आ गया, एकदम नंबर ऑफ एटम्स आ गए, एकदम कंसनट्रेशन आ गई। सो उस सारी चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज रहते हो। अब उसको ठीक करने के लिए आई एम गोना टेल यू वेरी 3 फार्मूलाज, और एक्चुअली 4 फार्मूलाज। उन फार्मूलाज को आपने याद करना है, ठीक है, लाइक क्रैम करना है प्रॉपर वाला। बहुत आसान फार्मूला है, लंबे लंबे फार्मूला नहीं, बहुत आसान फार्मूला है। Now those formulas are gonna be very important when you're gonna be doing working with moles के questions। ठीक है, अब obviously मैं थर्ड वीडियो हो सकता है questions पे ही डाल दूँ, because moles के question मैं खुद attempt करके I can obviously उनको मैं अपलोड कर सकता हूँ। इफ़ यू गाइस विल वांट, मुझे कमेंट्स में बता देना इफ़ दैट्स गुड वे टू लर्न मोल्स। ठीक है, बाकी वीडियोस देख के यू गाइस कैन आल्सो सीखे मैं वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को यूजिंग दीज 4 formulas I'm going to tell you now। the very first part is you're going to see is कि यार what is a mole। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला बहुत जेनेरिक क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि यार मोल होता क्या है। सो हम आंसर करते हैं इसको। हम कहते हैं कि यार जो मोल है ना, वो है मैयर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा टीचर्स इसको या बहुत ज़्यादा बुक्स इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोल देती हैं। हाँ, फिजिक्स के हद तक वो ठीक है, बिकॉज फिजिक्स में हम इतना स्पेसिफाई नहीं करते, बट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ मोल इज़ मैयर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है। मोल इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ अ मेजरिंग यूनिट यू कैन से, जिससे आप मास को किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, मास को पाउंड्स में मेजर करते हैं, और बहुत ज़्यादा यूनिट्स होते हैं जिसमें मास को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह किसी चीज़ की क्वांटिटी मेजर करने के लिए, मोस्टली केमिकल्स की क्वांटिटी मेजर करने के लिए, यार ये केमिकल कितना ज़्यादा पड़ा है, तो हम उसमें मैस और वो चीज़ें कम यूज़ करते हैं। मोर कॉमनली यूज्ड यूनिट इज़ मोल्स। ठीक है, और मोल्स का एक फ़ायदा ये है कि मोल्स से मैं इंटर कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी किसी एलिमेंट, किसी मॉलिक्यूल के, या किसी एक लिक्विड पड़ा हुआ है कंटेनर में, मुझे उसके पता है कि यार इसमें HCl है और इतने मोल HCl है, सो आई कैन इमीडिएटली टेल यू कि यार इसमें इतना वॉल्यूम है HCl का और इतना मैस है HCl का जो भी अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि मोल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक तो इंटर कन्वर्जन आसान हो जाए, एंड देन सेकेंडली इट्स यूनिट टू मेजर एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, और इसको हम लिखते कैसे हैं, यू गाइज कैन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिखते हैं मोल। ठीक है, MOL। जब भी आपने लिखना है कि फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आ गया 6 मोल्स, तो मैं क्या लिखूंगा, 6 MOL, बस। आगे मतलब MOLE नहीं लिखता है, सिर्फ MOL लिखता है। ठीक है, सो ये इसका बेसिकली जो आपका इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे किलोग्राम्स की KG होती है, मीटर्स की M होती है, मोल्स की MOL होती है। ठीक है, मोल। राइट, अब हम आ जाते हैं अपना मेन क्रक्स के ऊपर, जो जो बातें आपको पता होनी चाहिए। सो ये 4 डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा मोल्स की, आपको आनी चाहिए फार्मूलाज। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब वही फार्मूला। सो नंबर वन नंबर वन डेफिनेशन आपको जो आनी चाहिए वो है मोल्स। अच्छा, अब मैं इसका ना कलर चेंज करता हूँ, बिकॉज okay, so the number one definition you guys need to know is that moles is equals to
mass of a substance over the molar mass of a substance, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें मोलर मास जो है वो दो तरह से हो सकता है, वो या तो एम आर हो सकता है या ए आर हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। मैं ये डिवाइडेड का साइन नहीं है, ये और है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट डिवाइडेड, दिस इज़ और। सो एम आर हो सकता है और ए आर हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी चीज़ ये मोलर मास हो सकता है, ठीक है। और मास आपने यहाँ पे ग्राम में लेना होता है, जो भी मास आपको दिया जाएगा वो आपने ग्राम्स में लेना, केजी में नहीं लेना, उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और एम आर ए आर आपको पता है कि आप पीरियोडिक टेबल से कैसे उठा सकते हैं। आई एक्चुअली मैं इसको वर्किंग करके आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे इसको आप मतलब करते कैसे हैं, हाउ इज़ इट अप्लाइड। सो दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन। अभी चलते जाएं मेरे साथ, ठीक है, एंड मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोल्स यू गाइज नीड टू नो। अब ये नहीं है कि ये सारी डेफिनेशन इक्विवेलेंट है और आप इनमें से कोई एक भी याद करके चले जाओ तो हो जाएंगे, नहीं, ये चारों आनी चाहिए आपको, बिकॉज अगर ये चारों आती हैं तो आप बहुत आराम से किसी भी चीज़ का अगर आपको मैथ्स बताया हुआ है तो आप उसका वॉल्यूम जान सकते हो। बहुत आसान काम है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो अब द नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके, अगर यार मोल्स जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम है, ये चीज़ आपके पास ज़्यादातर गैसेस में एप्लीकेबल होती है, ठीक है। गैसेस में, बल्कि ज़्यादातर क्या, इन ओ लेवल्स तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली गैसेस में एप्लीकेबल होगी ये वाली बात, ठीक है। तो जो पहला वाला है ये आपका सॉलिड्स में होगा, कि बिकॉज ऑब्वियसली ये सॉलिड्स का मैथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड्स का मैथ ज़्यादा रेलिवेंट है, ज़्यादा मतलब कॉमन यही लगता है कि सॉलिड चीज़ का मैथ बताना, लिक्विड का मैथ बताना नहीं यार, लिक्विड का वॉल्यूम इज़ मोर बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लिक्विड। तो अच्छा, ये जो दूसरा है सेकंड, अब आपको लगेगा कि यार वॉल्यूम में लिख रहा हूँ, तो ये आप दोनों के लिए चल जाएगा, ठीक है। तो ये किसी लिक्विड के लिए भी चल जाएगा, ये किसी गैस के लिए भी चल जाएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला। अच्छा, अब इस फार्मूला में आप ये पूछोगे कि यार अब जैसा मैथ्स को हम ग्राम में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को हम किस में कर सकते हैं, तो अब मैं आपको कहूँगा यार या आप डी एम क्यूब में कर लो और सी एम क्यूब में कर लो, ठीक है। कोई भी एक यूनिट आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो। आपको पता है ना वॉल्यूम के क्या यूनिट्स होते हैं, वॉल्यूम का ऐसे यूनिट तो मीटर क्यूब होता है, बट यहाँ पे या मैं सी एम क्यूब यूज़ करूँगा या मैं डी एम क्यूब यूज़ करूँगा। बस जो अमाउंट्स होती हैं केमिस्ट्री के अंदर ऑफ किसी भी लिक्विड सब्सटेंस की या गैशियस सब्सटेंस की, वो बहुत कम, आपको कम अमाउंट से डील करना पड़ेगा, तो आप मीटर क्यूब में नहीं जाओगे, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो आप डी एम क्यूब या सी एम क्यूब। अच्छा, अब ये जो मोलर वॉल्यूम है ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो दिस मोलर वॉल्यूम is a constant at RTP, ठीक है। और आपको हमेशा RTP पे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई इन्हांस प्रेशर वगैरह नहीं होगा। तो आपने याद रखना कि मोलर वॉल्यूम की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मोलर वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, सो एम वी को मोलर वॉल्यूम बोल रहा हूँ, ये बराबर होता है 24 डी एम क्यूब और 24,000 सी एम क्यूब, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यार इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, इस पार्ट में इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि 1 डी एम क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 सी एम क्यूब, बस ये पता होना चाहिए। तो उससे अगर आप, और ये जो 24 है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, कि अगर आपके पास जो मोलर वॉल्यूम है, आप कोई भी चीज़ हो जाए ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं ये अगर मैं अप्लाई करके भी अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम में कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी जैसे हाइड्रोजन का मुझे निकालना है, तो हाइड्रोजन का अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है 24 डी एम क्यूब, तो मैं, या हाइड्रोजन का अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है 10 डी एम क्यूब, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऊपर लिखूँगा हाइड्रोजन का। अब ये डी एम क्यूब में दिया हुआ है तो नीचे मुझे डी एम क्यूब वाला मोलर वॉल्यूम यूज़ करना है, तो मैं नीचे लिखूँगा 24 डी एम क्यूब। डी एम क्यूब कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 10/24, तो ये मेरा मोल में अमाउंट आ जाएगी, इतने मोल हाइड्रोजन पड़ी है मेरे पास। मैंने उसके वॉल्यूम्स उसके मोल निकाले। मैं आपको इसका करके दिखाऊंगा अभी डिटेल में कि कैसे आप किसी फार्मूला को इन फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो मेरा मोलर वॉल्यूम है, इधर ये बताने की बात है कि यार मोलर वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, ये हर गैस के लिए था। यहाँ पे आप वॉल्यूम ऊपर किसी भी चीज़ का ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, HCl गैस का ले लो, ब्रोमीन का ले लो, क्लोरीन का, नीचे मोलर वॉल्यूम सेम रहना है फॉर एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इवन अगर आप पीरियोडिक टेबल जाके देख लें अपना, जो कैम्ब्रिज आपको एग्जाम में साथ दे दे, तो यू विल सी वहाँ पर उन्होंने छोटा सा लिखा होता है ऑल गैसेज का जो मोलर हैव अ वॉल्यूम ऑफ 24 डी एम क्यूब पर एटम एट RTP, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके, और नहीं ज़्यादातर नहीं, ऑल द क्वेश्चन यू विल गेट ऑन मोल्स आर ऑन RTP, तो आपने यही मोलर वॉल्यूम यूज़ करना है। नेक्स्ट, अच्छा, और अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो हमने अभी तक दो डेफिनेशन देख ली हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे ऐसे भी करके लिख देता हूँ, जो ऊपर मैंने सेकंड डेफिनेशन लिखी है ना, इसको मैं ऐसे भी करके लिख सकता हूँ। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम
that can either be in dm cube or cm cube over 24 dm cube और 24,000 cm cube. So I think this is a better way ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैंने मोलर वॉल्यूम क्या लिखा है. तो मोलर वॉल्यूम ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है. हमेशा अपने वॉल्यूम से डील करते हुए कॉन्स्टेंट्स में यही नीचे लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना. थर्ड फार्मूला. So the third formula is moles is equals to number of atoms, ठीक है, over the Avogadro's constant, ठीक है. तो अब देखो आपके पास दो फार्मूलाज में तो नीचे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो फार्मूलाज याद करना इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, बहुत आसान काम होना चाहिए. सिर्फ मैथ्स वाला फार्मूला वेरिएबल होता है, उसमें भी एम आर कॉन्स्टेंट होता है. किसी भी कॉन्स्टेंट इस तरह नहीं होता कि हर एलिमेंट का सेम एम आर, ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, लेकिन एम आर आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाता है, तो वो इतना मुश्किल चीज़ नहीं है. सो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ओवर. ये आपको फार्मूला बहुत कम यूज़ करना पड़ता है. पी जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है ना, P3 होता है आई गेस, मुझे ओ लेवल्स का अब इतना आइडिया नहीं है, आई डोंट रिमेंबर कि P1 P2 P3. सो either it's P3 or P4, the alternative to practical, P1 P2 and P4. हाँ यार, it's a P4 P3. I'm not sure कि O level में alternative to practical का कोड क्या होता है, बट उस पेपर के अंदर ये वाला फार्मूला बहुत एप्लीकेबल होता है. मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ओवर एवोगैड्रोस कांस्टेंट. कहीं ना कहीं वो आपसे पूछ लेते हैं कि कितने एटम्स हैं इसमें, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये वाला फार्मूला लगाते हो. अदरवाइज ये फार्मूला बहुत कम यूज़ होता है O levels के अंदर. अच्छा, और यहाँ पे अब आप क्वेश्चन पूछेंगे जी एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या चीज़ है. तो एवोगैड्रोस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है जिसका मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है. इसी तरह एवोगैड्रोस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है जो वैल्यू आपको ने याद करनी है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है. ये वैल्यू आपने याद रखनी है, सही है. ये आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट है. अब ये ठीक है, दिस इज़ आई थिंक ये हर एटम के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है. ऊपर आप कुछ भी ले लें, नंबर ऑफ़ एटम्स अगर आपने निकालने हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के, तो आप क्या, या मैग्नीशियम के निकालने हैं, इतना एडवांस नहीं जाते, मैग्नीशियम के निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके मोल्स अगर आपको पता है तो आपने ये एवोगैड्रो कांस्टेंट को यहाँ पे जाके मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे. एवोगैड्रो, अब ये मैग्नीशियम की एग्जांपल, अगर सल्फर आ जाएगा, सल्फर के भी जितने भी मोल्स हैं इसको जाके वहाँ, और ये जो नंबर है ये सेम रहना है 6.0, ये हर एटम के लिए सेम रहना है, जिसका मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था. आई होप यहाँ तक ये 3 फार्मूलाज क्लियर होंगे. अभी मैं आगे इनकी वर्किंग करके दिखाता हूँ, एंड यू गाइज विल देन अंडरस्टैंड कि अच्छा इनको कैसे डील करना है. ओके, सो द फोर्थ इज another formula, moles is equals to concentration multiplied by volume, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये फार्मूला ज़्यादा लिक्विड गैस में चलता है, ये सॉलिड्स में चलता है. ये वाला जो थर्ड वाला है ये ऑलमोस्ट हर तरह की स्टेट में चल जाता है. लेकिन ये जो फोर्थ वाला है ये किस स्टेट में ज़्यादा चलता है, लिक्विड की स्टेट में, ठीक है. क्योंकि लिक्विड के अंदर, क्योंकि गैस के अंदर कंसनट्रेशन होती तो है, बट अगैन हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे. ओ लेवल्स के अंदर ये वाला फार्मूला ज़्यादा लिक्विड के केस में चलता है, ठीक है. लिक्विड जितने भी लिक्विड्स हैं उसके लिए आप ये फोर्थ वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा चलेगा, जिसमें आपको कंसनट्रेशन पूछी हुई है या वॉल्यूम पूछा हुआ है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं. अदरवाइज लिक्विड्स के लिए आप ये वाला फार्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं, वो भी लग जाएगा, ठीक है. ओके, नाउ दिस फार्मूला. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं. यहाँ पे करने वाली चीज़ है, डिस्कशन करने वाली बात यह है कि यार कंसनट्रेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है. तो कंसनट्रेशन बेसिकली ये चीज़ होती है कि यार कितनी पास है किसी भी चीज़ के एटम. फ़र्ज़ करो कि यार मैं कंसनट्रेशन को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपका वाटर पड़ा हुआ है इस जार के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर ये आपके पास एक, इसके अंदर डिज़ोल्व हुई हुई एक एलिमेंट पड़े हुए हैं, कुछ भी हम बोल देते हैं इसको, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो वैसे वाटर के अंदर होती है, लेट्स कॉल इट समथिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है. इसको हम बोल देते हैं एथेनॉल पड़ी हुई है. अभी हमने ऑर्गेनिक किया, ठीक है, कहते हैं यार और इसके अंदर एथेनॉल पड़ी हुई है, ठीक है. अब आप एक और जार बनाते हो, ठीक है, और उसके अंदर भी आप वाटर भर देते हो, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, जितना वाटर इसमें उतना ही वाटर इसमें, ठीक हो गया. अब इसमें एथेनॉल इस तरह पड़ी हुई है, ठीक है. मैं आपसे पूछूं कि यार ये वही है C2H5OH, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कौन सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है. तो आप कहोगे यार ये वाला कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो अगर ये x है ये तो y है, तो कंसनट्रेशन ऑफ y इज़ ग्रेटर देन x. सिंपल. क्यों? क्योंकि आप मुझे कहोगे कि कंसनट्रेशन, देखो इट्स वेरी नेचुरल कि अगर किसी चीज़ की कंसनट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो उसके एलिमेंट पास आते जाएंगे. देखो अगर मैं और एलिमेंट इसमें लगाता जाऊँ
ठीक है। तो एलिमेंट पास पास आते जा रहे हैं ना, इसके एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास पास आते जा रहे हैं। जितना मैं इनको दूर दूर लेता जाऊँगा उनकी कंसनट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो आपने कभी सुना होगा, एक और नाम सुना होगा, कंसनट्रेशन कैंप्स, इंग्लिश में याद यूज़ होता है। उसका लिटरल मीनिंग भी यही होता है, कंसनट्रेशन कैंप्स के, वहाँ पर लोगों का कंसनट्रेटेड लोग वहाँ पे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को कैंप्स के अंदर रखा हुआ है। तो इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर एक कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितने, अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है बहुत एलिमेंट बहुत साथ है, इसका मतलब है एलिमेंट्स इन टोटल बहुत ज़्यादा है। तो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि उसके अंदर वाटर कम है, बाकी चीज़ें सोल्यूशन, ऑब्वियसली सोल्यूशन के अंदर वाटर होगा। ओके, सही है। आई थिंक, आई होप कि यहाँ तक ये कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। आई जस्ट वांट टू डिस्कस सम यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं वो आपको ये देखने हैं। कंसंट्रेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया होता क्या, तो इसके यूनिट्स आप देखें। कंसंट्रेशन जो है वो आपको ओ लेवल्स के अंदर 2 यूनिट्स के अंदर आनी चाहिए। देखो, कंसंट्रेशन को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन को मैं नंबर 1 ऐसे लिख सकता हूँ, ग्राम पर DM³ ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल पर DM³। मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ कि ये वाले आए कहाँ से। देखो, ऑब्वियसली DM³ है तो मैं CM³ भी लिख सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि मेरा क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके 2 यूनिट्स हो सकते हैं कंसंट्रेशन के, ग्राम पर DM³ या मोल पर DM³। ना दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज, मोल पर DM³। ग्राम पर DM³ भी ऑब्वियसली यूज होता है बट इट्स लेस यूज्ड, ठीक है। तो अब आप ग्राम पर CM³ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर जब आपको वैल्यूज़ देगा तो आपको लिख के नहीं देगा जी इस फलां चीज़ की ये कंसंट्रेशन, आपको ये कहेगा जी HCl जो है ना वो 48 ग्राम पर DM³ पड़ा हुआ है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ग्राम पर DM³ क्या चीज़ को रेफर कर रहा है, वो कंसंट्रेशन को रेफर कर रहा है, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको वॉल्यूम के मैंने आपको यूनिट्स ऊपर बता दिए हैं। वैसे वॉल्यूम के यूनिट्स में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम के यूनिट्स आपको 2 तरह से दिए जा सकते हैं, DM³ में दिए जा सकते हैं और CM³ में दिए जा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ में मैंने आपको ऊपर इसकी कन्वर्जन भी बता दी कि 1 DM³ जो है वो 1000 CM³ के बराबर होता है। सो दीज 4 फार्मूलाज यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड मोल्स। और अगर आपको ये 4 फार्मूलाज आ गए हैं, समझ आ गई है कि फार्मूलाज हैं क्या, तो अब हम चलते हैं कि इन फार्मूलाज की वर्किंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हाउ डू दिस फार्मूलाज अप्लाई टू एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूलाज, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ करके दिखाता हूँ ताकि बाय डूइंग दैट यू गाइस विल बी सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल विद सॉल्विंग मोल्स। मतलब सिर्फ यहाँ तक वीडियो देख के आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होगे कि पता नहीं है फार्मूलाज का क्या करना है, जो 4 फार्मूलाज है। बट ऑब्वियसली कि उसके बाद जब मैं आपको करके बताऊँगा यू गाइस विल गेट सम क्लू कि अच्छा ये फार्मूलाज ऐसे यूज़ होते हैं। नंबर 1, एक मैं आपको टिप यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि जो मोल्स हैं, सो मोल्स will always be used to interconvert between quantities, ठीक है। अब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको आधा मोल समझ आ जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करो मुझे किसी चीज़ का मास पता है और मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मुझे इसका वॉल्यूम बता दो, तो आप क्या कहोगे? आपको ऐसे तो अंदाज़ा नहीं होगा कि यार इसका मास या वॉल्यूम कितना हो सकता है, आई डोंट नो। You can do one thing, you can find the moles of that thing and then you can go from those moles to the volume of that thing, और वो करेंगे ये फार्मूलाज, ये वाला काम करेंगे फार्मूलाज, ठीक है। सो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने इंटरवल कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आई हैव द कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग एंड आई वांट टू फाइंड द मास ऑफ दैट थिंग, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंसंट्रेशन, मैं वॉल्यूम निकालूंगा पहले से चीज़ का, क्योंकि मेरे पास कंसंट्रेशन भी है, वॉल्यूम भी है किसी चीज़ का, और मैं आपसे पूछूंगा मुझे मास बताओ, आप कहोगे अच्छा है बहुत आसान है, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो मोल्स आ जाएंगे बाय दिस 4th फार्मूला, ठीक है। ये वाला फार्मूला, मोल्स इक्वल टू C/V, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, N इज इक्वल टू CV, कंसंट्रेशन टाइम्स द वॉल्यूम। और उसके अलावा यहाँ पे मास ओवर मोलर मास हो गया, ठीक है, बाकी ठीक है। सो आप कहोगे यार ठीक है, कंसंट्रेशन आपने दी हुई है, वॉल्यूम भी आपने दिया है, इनको मल्टीप्लाई करो आपके वहाँ मोल आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो मोल आए हुए हैं। आप कहोगे अच्छा मोल्स आए हुए हैं तो आप यहाँ से मैथ्स में जा सकते हो, कैसे? ये वाला पहला फॉर्मूला लगा लो मैथ्स वाला। कहोगे यार मोल मेरे पास हैं, ये मेरे पास है, MR भी मेरे पास होगा, हर चीज़ का MR होता है, वो उसने अमाउंट एलिमेंट का या कंपाउंड का नाम दिया होगा आपको। आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे, उसका मोलर मास या निकालोगे, बेशक वो MR हो या
AR हो, डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड है कि एलिमेंट, आप इस MR को जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास मास आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। क्वांटिटीज़ को इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, मोल्स यूज़ होते हैं, इस वजह से मोल्स यूज़ करते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, इफ़ यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा क्या मतलब था ये सारे से। सो लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग। तो इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी आपको ये जो मैंने ऊपर बात लिख के दी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको जो पता होनी चाहिए। इफ़ यू अंडरस्टैंड कि यार अच्छा हाँ मोल्स में जाना ज़रूरी है टू इंटर कन्वर्ट बिटवीन क्वांटिटीज़, तो आपको आ जाएगा। एंड हाउ टू इंटर कन्वर्ट, आई हैव गिवन द रेसिपी ओवर हियर, 1 2 3 4 फार्मूलाज टू इंटर कन्वर्ट। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल में नंबर 1 हम देखते हैं, नंबर 1 क्या चीज़ है। सो नंबर 1 मैं आपको देता हूँ mass of HCl is 24 grams. Find, so I'm gonna give you some a little question, मेरे खुद से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। Find a volume, find volume of HCl. Number 2, find concentration of HCl, right। तो आप कहोगे कि यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि यार मुझे मैथ्स दिया हुआ, मैं आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा हूँ, बड़ी अजीब सी बात है। सो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, और वही तरीका है जो मैंने आपको भी ये 4 फार्मूलाज बताए हैं, ठीक है। एंड आई गोना सी कि वो 4 फार्मूलाज को मैं कैसे अप्लाई करूँगा। नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करें तो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ HCl फाइंड करके दो। तो आप सबसे पहले आप काम करोगे कि अच्छा यार मुझे जाना है वॉल्यूम ऑफ HCl में। मैंने जो फार्मूलाज पढ़े हैं उसमें एक फार्मूला तो ये है, N इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मास, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला मेरे पास ये है, अच्छा यहाँ पे मोल्स, ओके देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ थिंग विच आई वांट टू डिस्कस, कि मोल्स को ना मैं n से लिखूंगा। यहाँ पे जो भी मोल, जैसा मैंने यहाँ लिखा है ना n इज इक्वल टू CV, तो मोल्स जहाँ पे भी होंगे वो n होगा। तो मोल्स यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो मोल्स की शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, n से। मैं जहाँ पे भी n लिखा होगा तो वो मोल्स हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि यार n इज इक्वल टू मैस ऑफ मोलर मास, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला मेरे पास है n इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर 24 DM³ और 24,000 CM³, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास वॉल्यूम मुझे, और याद रखें कि DM³ इसमें ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, CM³ बहुत कम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आंसर निकाल के देना एग्जाम में, उसने ये नहीं कहा कि किस में निकाल के दो, तो आप DM³ में निकाल के दे दें, ठीक है। अच्छा n इज इक्वल टू मैस ऑफ मोलर मास। ना अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि यार अच्छा देखो मुझे दिया हुआ मैस ऑफ HCl इतना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं मोल्स फाइंड करूँगा, बिकॉज आई एम गोइंग ऑन दिस टिप। मैं कह रहा हूँ यार अगर मुझे मोल मिल जाता है तो मैं इंटर कन्वर्ट कर जाऊँगा क्वांटिटीज़ के अंदर। तो सबसे पहले मुझे टारगेट है n फाइंड करना, तो मैं क्या करूँगा, मैस मुझे दिया हुआ है 24 ग्राम। अच्छा, और अब सेकंड काम याद है कि मैं MR कैसे निकालूँ। तो देखो HCl का MR कैसे निकालोगे, HCl का MR क्या होता है, बहुत सिंपल काम है ये फाइंड करना। हाइड्रोजन का MR निकालो 1 प्लस क्लोरीन का MR निकालो, ठीक है, विच इज 35.5। या आप पीरियोडिक टेबल से जाके देख सकते हो, पीरियोडिक टेबल में मोलर मास जो आपका एटॉमिक मास होता है मैं वो चीज़ ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 36.5। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप करोगे कि यार इसको 36.5 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जब इसको आप डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि क्या आता है, लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस। सो 24 divided by 36.5 gives you 0.6575, okay, मोल। नाउ आई रिटन मोल आगे, ठीक है, इस तरह करके। अब आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिख सकते हो, जैसा 0.658 मोल, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या मिल गया, आपको मोल मिल गए। अब देखें, अब आप सिर्फ मैजिक देखें उन 3 फार्मूलाज का कि वो करेंगे क्या। बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। अब आप जाएं वॉल्यूम वाले फार्मूला पे। सो नंबर 1 हमने क्या किया, मोल निकाले। अब हम आगे वॉल्यूम वाले फार्मूला, हम कहेंगे यार देखो मेरे पास मुझे ये n तो पता है, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 24 DM³, क्योंकि मैंने कहा था जब मैं स्पेसिफाई ना करूँ तो मुझे वॉल्यूम DM³ में निकाल के देना था। आपने DM³ वाला नीचे यूनिट रख लिया। आपने कहा कि यार यहाँ पे जो मोल्स है ना वो 0.658 है, तो वो रख दिया।
इज इक्वल टू वी ओवर 24। अब आप इसको इधर ले जाएं तो आप कहेंगे कि यार 0.658 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू द वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि यार अच्छा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताऊँ तो इसका आंसर आ जाएगा जी 15.78 dm cube of hydrogen chloride gas is present in the कंटेनर। जो भी ये कंटेनर मैंने यहाँ पे आपको दिया है, इसके अंदर 15.78 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट है। ओके, डन हो गया। आपने कहा कि यार ठीक है, यहाँ तक तो मुझे बड़ी अच्छी समझ आ गई कि मैंने वॉल्यूम कैसे निकालना है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में मैंने आपसे क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में मैंने आपसे पूछा है कंसनट्रेशन ऑफ HCl। अब कंसनट्रेशन का जब आप सोचेंगे तो आप कहेंगे अच्छा, कंसनट्रेशन का मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, N इज इक्वल टू C टाइम्स V, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था। अब आप कहोगे कि अच्छा देखो n तो मुझे पता है, यहाँ से मुझे n तो पता है, तो मैं कहूँगा कि यार देखो 0.658 ये तो n हो गया। कंसनट्रेशन मुझे फाइंड करनी है, वॉल्यूम मुझे नहीं पता, लेकिन आप कहोगे यार वॉल्यूम मैंने निकाला हुआ, पिछले एग्जाम्पल में निकाला था पिछले पार्ट में, तो आप कहोगे यार वही वॉल्यूम है ऑब्वियसली, ठीक है, वो भी n से ही निकला था ना। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास कंसनट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.658 डिवाइड बाई द आंसर, दैट गिव्स यू 0.042। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या लिखूँ? तो यूनिट मैं लिखूँगा मोल पर डीएम क्यूब वाई, ठीक है। तो ये आपने फिजिक्स में चीज़ पढ़ी होती कि यूनिट आप कैसे डिसाइड करते हो। देखो अगर मैं n इज इक्वल टू सी वी करता हूँ, अब इसको ज़रा यूनिट्स के साथ खेलते हैं। n का यूनिट क्या होता है? मोल। c का यूनिट क्या होता है? सी का यूनिट मैंने आपको निकाल के दिखाने के, जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है ना मोल पर डीएम क्यूब, वो कहाँ से आया है? ये देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये ग्राम पर डीएम क्यूब या मोल पर डीएम क्यूब, ये कहाँ से आया? तो मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कहाँ से आया। देखो इसको सी का यूनिट मैंने सी लिख दिया, क्या मैंने इसका तो फाइंड करना है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? डीएम क्यूब। तो अब यहाँ पे अगर मुझे सी फाइंड करना है तो मैं इस डीएम क्यूब को इधर ले जाऊँगा नीचे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से देखिए कि मोल पर डीएम क्यूब जो वॉल्यूम का यूनिट था वो यहाँ से फाइंड हुआ था, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन मुझसे ये पूछ सकते हैं कि यार एक और यूनिट भी आपने बताया था ग्राम पर डीएम क्यूब, वो कहाँ से आ गया अगर ये मोल पर डीएम क्यूब है? तो मैं कहूँगा ठीक है यार, बहुत आसान काम है। क्या काम है आपको? क्या मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, n इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस, बताया था ये फॉर्मूला। मोलर मास का तो कोई यूनिट नहीं होता, जो एटॉमिक मास होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि देखो n का यूनिट क्या है? मोल। m का यूनिट क्या है? m का यूनिट मैंने आपको कहा था ग्राम यूज़ करना है हमेशा, mr का कोई यूनिट नहीं होता, तो mr इज़ अ कॉन्स्टेंट। mr को mr लिख देते हैं, या mr को mr नहीं लिखना, mr को mr नहीं लिखना, तो mr बस ठीक है ना, mr का कोई यूनिट ही नहीं होता, तो मैं लिख दूंगा कि यार मोल इज इक्वल टू ग्राम, क्योंकि एम का तो कोई यूनिट नहीं है, तो वो नीचे वाला एम मैंने इग्नोर कर दिया, उसका यूनिट ही नहीं है, उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, वो एक कांस्टेंट है। सो मोल इज इक्वल टू ग्राम आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक यूनिट निकाला हुआ, मोल इज इक्वल कंसनट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर डी एम क्यूब। और आपने एक और बात यहाँ से देखी, आपने कहा कि यार मोल जो है ना वो ग्राम के बराबर है। तो अगर मोल ग्राम के बराबर है तो यहाँ पे जो मोल पड़ा हुआ है, क्या मैं उसकी जगह जी लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ग्राम ओवर डी एम क्यूब। तो नाउ आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि वो जो मैंने ऊपर दो लिखे थे कंसनट्रेशन के यूनिट, वो कहाँ से आते हैं बेसिकली, वो आप फॉर्मूला से ही डिराइव करते हैं। मैंने आपको जो फॉर्मूलाज बताए हैं उसी चीज़ से वो सारे यूनिट डिराइव हुए होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुई। ये यूनिट्स मैंने आपको प्रूव करके दिखाई कि यूनिट्स जो हैं वो आए कहाँ से होते हैं। तो ये यूनिट्स के ऊपर बात हुई है ये सारी, राइट। सो आई होप कि ये यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि HCl के मैं मैथ से वॉल्यूम में कैसे गया और कंसनट्रेशन में कैसे गया। अगर आपको ये चीज़ आ गई है करनी तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में मसला नहीं आएगा। आई कैन ऑब्वियसली सॉल्व पास ईयर के क्वेश्चन में करके आपको बता सकता हूँ, ऑब्वियसली सॉल्व इट, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको इस चीज़ में मसला आना चाहिए। एक चीज़, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू गाइस वांट तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ना। माई सेकेंड एग्जाम्पल में क्या करता हूँ, अब मैं इसको ना इसका सॉल्व करने लगा। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ एक रिएक्शन की, ठीक है। नाउ द एग्जांपल इज गोइंग टू बी HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो this is an acid, this is a base, that's gonna be a neutralization reaction and gonna produce salt and water. So that's gonna be calcium chloride plus water, ठीक है, ये बन गया।
एंड नाउ आई विल बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। तो मैं बैलेंस कैसे करूँगा, यहाँ पे Cl दो हैं तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ये थोड़ा सा मसला है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, ये हाइड्रोजन 2 थे, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस कर देता हूँ अब, बिकॉज आई नीड टू एडजस्ट, ठीक है। उस तरह मेरे पास ऑक्सीजन पूरे नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे अब मेरे पास ऑक्सीजन तो पूरे हो गए। अब और मसला क्या है, और मसला ये कि हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन भी पूरे हो गए हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे आप जाके 2 लगा दो, हाइड्रोजन पूरे हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, और यहाँ पे भी अब आपने 2 लगाया तो 2 है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 टाइम 2 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। कैल्शियम देखो, कैल्शियम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बैलेंस्ड। क्लोरीन देखो 2, और यहाँ पे भी 2 टाइम Cl 2 क्लोरीन। और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपको ये, मैंने आपको पूरा अपना थॉट प्रोसेस बताया कि मैं इसको बैलेंस कैसे कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये बैलेंसिंग यहाँ तक क्लियर होगी कि मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया है। अच्छा, उसके बाद मैं अब आपको क्या करने लगा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार इस रिएक्शन में ना, आई गिव यू अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं आपको स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ, सो मैं आपको ये कहता हूँ कि 104 ग्राम ऑफ CaCl2 was produced, find the mass of फाइंड द मास ऑफ, बल्कि नहीं, फाइंड द मास, हम मास पे नहीं जाते, सो आपसे कहूँगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड, ठीक है। और ऑब्वियसली कि इसके आप स्ट्रेट सिंबल यहाँ पे लिख लें। सो गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है कि नहीं होता, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको सॉल्ट का सारे हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं, बताओ मुझे, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा जो इसका सॉल्युबिलिटी का टेबल है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो सॉल्युबल नहीं होता, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड हो जाएगा। सेकंड ग्रुप में आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हाइड्रोक्साइड्स वैसे वैसे मोर सॉल्युबल, सो आपका जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा दैट विल बी मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो सेकंड ग्रुप में जितना नीचे जाते जाएंगे उतने हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होते जाएंगे। उसके बाद CaCl2 ऑब्वियसली सॉल्ट बना है तो सॉलिड होगा, और ये आपका लिक्विड आ गया, ओके। अब यहाँ से आप ये कहोगे कि अच्छा ये गैस नहीं है, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट अ गैस, दिस इज़ एक्वास्टेट, ठीक है, ये एक्वास्टेट में आ जाएगा, राइट। सो अब आप ये कहते हो कि यार ठीक है, ये मेरे पास हो गया, अब मुझे ये वाला क्वेश्चन हो सॉल्व करना है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड, एंड एक और पार्ट भी है इसका, ठीक है, एंड mass of CaOH2 used, ठीक है। ओके, तो क्या, ओके आई अंडरस्टैंड दिस, बट ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको देना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसके लिए आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट पता होना चाहिए। दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो मेरी लिमिटिंग रिएक्टेंट पे होगी। सो अभी तक आप बस ये देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड एंड वाटर, फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, अब आप ये एक चीज़ और कर लें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड एंड इट्स concentration, also find the volume of H2O produced, right? So this is the question, हमने क्या करना है, हमने concentration और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ हमने कंसंट्रेशन और वॉल्यूम HCl का फाइंड करना है, और वाटर का जो प्रोड्यूस हुआ उसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है। देखा, ठीक है यार, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत आसान काम है। सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने इंटरकन्वर्ट करना है ना। अब यहाँ पे एक एलिमेंट का पहले हमने क्या किया, पहले हम सिर्फ एक की बात कर रहे थे, हम HCl की ही बात कर रहे थे, उसके ही मास से हम वॉल्यूम में गए थे, उसके ही वॉल्यूम में गए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें CaCl2 का वॉल्यूम तो नहीं चाहिए, CaCl2 का हमें मास दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम तो किसी और चीज़ का चाहिए, हमें इक्वेशन में किसी चीज़ का वॉल्यूम चाहिए। आप कहोगे कि यार ये क्या है, मुझे तो इसका वॉल्यूम निकालना आता है, मुझे इसका वॉल्यूम कैसे पता होगा।
तो इसमें अगैन मोल्स हेल्प करेंगे। अगैन मैंने आपको बात बोली थी कि मोल्स इंटर कन्वर्जन में बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो सेम स्पीशी की इंटर कन्वर्जन हो या डिफरेंट स्पीशी की इंटर कन्वर्जन हो, डिपेंडिंग कि आपके पास उसकी एक रिएक्शन इक्वेशन मौजूद है कि नहीं। ठीक है, सो मैं आपसे ये कहूँगा कि यार अब आप क्या करो। अब मैं आपको नाउ यू हैव हर्ड द टर्म स्टोइकियोमेट्री राइट, मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री, ये इसका पूरा नाम होता है। वो स्टोइकियोमेट्री क्या है वो मैं आप बताने लगा हूँ, ये स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट है। सो जिन लोगों ने लिखा था कि स्टोइकियोमेट्री बताएं, ये स्टोइकियोमेट्री है, बहुत आसान है। सो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन रूल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, गो टू मोल्स, मोल्स विल ऑलवेज बी यूज टू इंटर कन्वर्ट। तो आप जब भी आपने इंटर कन्वर्ट करना है आपको क्या, बस मोल्स में जाओ। किस चीज़ के मोल्स में, जिसकी आपको डेटा दिया हुआ है। तो आपको डेटा दिया हुआ है CaCl2 का। व्हाट आई यूज्ड टू डिड इन माय ओ लेवल्स, मैं सारा डेटा यहाँ लिख लेता था। तो मैं कहता था कि यार देखो ये 104 ग्राम मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे HCl कितना दिया हुआ है ये मुझे फाइंड करना, मैं इसका क्वेश्चन मार्क लगाता था। इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है और कंसंट्रेशन भी फाइंड करनी है, और H2O के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाता था। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू सॉल्व इट। तो अब मैं क्या करता था, मैं कहता था अच्छा मुझे जिस चीज़ का डेटा दिया हुआ उसके मोल्स में फाइंड करूँगा। तो मुझे CaCO2 का डेटा दिया तो मैं इसके मोल्स फाइंड करूँगा। तो n ऑफ, अब आप इसके अगर ऐसे लिख देंगे ना, n के नीचे नीचे मैं ये उसके नीचे गया हूँ, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट के इनको इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट, मेरे दिमाग में वो आ नहीं रहा इस वक्त जहन में, द वर्ड यू कॉल फॉर इस नीचे लेके जाने में। बट इसको मैंने क्या किया है, जैसा n मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने कैसे लिखा है NCaCl2, इसका नीचे करके जाके लिखा है ताकि मेरा स्पेसिफाई हो जाए कि यार मैं किस चीज़ की वर्किंग कर रहा हूँ। एग्जामिनर को इस चीज़ से नहीं होता कि आप वैसे भी लिख सकते हो, एन वैसे भी लिख सकते थे इसके मोल निकालते हुए। बट अच्छी बात है, आपको अपनी अगर आपको रीचेक करना है, आपको कोई दोबारा जाके देखना है कि मैंने कहाँ मोल निकाले, तो आप वो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे कि यार अच्छा मुझे इसका मैथ्स दिया हुआ है। अब देखो आपने मैथ्स वाला फॉर्मूला लगाना है राइट, यू रिमेंबर कि इसका मोल हम मुझे मैथ्स दिया हुआ है, तो मैं मैथ्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं कहूँगा मैथ्स बाय मोलर मैथ्स डन। तो आप कहोगे कि अच्छा ये होगा 104 ग्राम। अब मुझे CaCl2 का एम आर कैसे मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में जाए, पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम का एम आर आपको मिलेगा 40, Cl का एम आर आपको मिलेगा 35.5। सो हाउ डू यू कैलकुलेट फॉर CaCl2, बहुत आसान है, 40 प्लस, चूँकि क्लोरीन 2 टाइम्स है तो इसको मैं 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 40 प्लस 70 इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आपके पास एम आर आ गया 110, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि एम आर कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस यू वर हैविंग ट्रबल विद इट। सो अब मैं आपको कहूँगा कि यार ये जो अब एक बार लिख दिया उसके बाद CaCl2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं कहूँगा यार मोल मेरे कैसे आ गए 104 ओवर 110, इसको मैं कैलकुलेटर पे जाकर वो सॉल्व कर लेता हूँ। अगेन रिमेंबर कि केमिस्ट्री में 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी काम चल जाएगा। सो 104 ओवर 110, सो माई मोल्स आर 0.95 मोल्स, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दिया। अब मेरा पहला काम हो गया, मैंने मोल में मैं चला गया, इसके मेरे पास मोल आ गए, CaCl2 के मेरे पास मोल आ गए। वो भी मैं क्या करता था, मैं ऊपर साथ लिख देता था कि यार ये देखो 0.95 मोल आ गए इसके। इफ़ यू गाइस फाइंड दिस मेथड मेसी, कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ रख के या साइड पे भी लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर लिखता था ताकि मुझे ये क्लियर हो कि मेरे पास किस स्पीशी का कितना डेटा मौजूद है और क्या कुछ फाइंड करना है। तो अब मैं देखता था कि अच्छा क्लोरीन का मुझे कंसनट्रेशन भी फाइंड करनी है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब ये आपका स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट आने लगा। अब आप ये कहोगे कि यार CaCl2 के मोल से मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के मोल कैसे निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो जिसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, मोलर रेशो। अब यहाँ पे आप मोलर रेशो देखोगे किन दो चीज़ों की। देखो आपने कहा कि यार ये जो मेरे पास CaCl2 पड़ा है ना, इस इक्वेशन में जाना। अब आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार यही होगी इन दोनों की, CaCl2 और HCl की यही इक्वेशन होगी, नहीं। आपने इक्वेशन में जाके देखना है कि बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या रेशो है। तो आप कहोगे कि यार अच्छा देखो CaCl2 है ना, इसकी यहाँ पे रेशो, यहाँ पे मोल 1 है, उसी इसी इक्वेशन में HCl के मोल कितने हैं 2। तो मैं लिख दूंगा नीचे जाके रेशो बना के मैं कहूँगा कि CaCl2 को अगर मैं HCl से कंपेयर करूँ ना, तो ये है 1 तो ये है 2। देखो ये आप बहुत आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं मैंने लिखा हुआ क्योंकि बैलेंस है ना इक्वेशन, ये 1 है। और HCl कितने, अगर 2 HCl यूज़ हो रहे हैं एक CaCl2 बनाने में, ठीक है, दैट्स द अदर वे ऑफ सेइंग इट। अच्छा तो ये मैंने रेशो लिख दी। अब मेरे पास मोल किस चीज़ के प्रेजेंट है, मेरे पास CaCl2 के मोल प्रेजेंट है, कितने हैं 0.95, लेकिन मेरे पास HCl के मोल प्रेजेंट नहीं है और मुझे HCl के मोल ही चाहिए। मैंने कहा था कि मैथ्स निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, यू नीड टू फर्स्ट फाइंड द मोल्स। तो आप मुझे कहोगे कि ठीक है, दैट मेक सेंस, ये बिल्कुल बात सेंस बनाती है। अब आप कहोगे कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं आपको कहूँगा यार इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और क्या करो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 0.95।
तो यहाँ पे आप इसकी मोल की अमाउंट लिख सकते हो। आप लिखोगे कि यार अच्छा देखो 2 इंटू 0.95 ये आ जाएगा 1.9 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास HCl के कितने मोल पड़े हुए हैं, x मेरे पास HCl के मोल थे, तब आप यहाँ पे सेपरेटली जाकर लिख सकते हो कि जी n ऑफ HCl जो है ना वो मेरे पास 1.9 मोल है। ओके, नाउ वी हैव सॉल्व्ड हाफ, मतलब 75% इक्वेशन मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया HCl के लिए। वाटर के लिए बाद में करते हैं। सो HCl के लिए 1.9 मोल मेरे पास आ गया। वो वाटर वाला मैं आपको करूँगा, वाटर वाला आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, HCl के 1.9 मोल आ गया। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंसनट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत आसान काम है, मेरे पास मोल है, मैं आराम से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। कैसे? आप कहोगे क्या, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। इन दिस केस अगर मेरे पास यहाँ पे मोल में है तो मैं यहाँ पे 24 dm³ यूज़ करूँगा, ठीक है। आई वॉन्ट यूज़ सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मुझे उसने क्वेश्चन में कहा होता कि सेंटीमीटर क्यूब में निकाल के दिखाओ भाई वॉल्यूम, तो फिर मैं यहाँ पे dm³ की जगह सेंटीमीटर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ कर लेता, दैट्स इट। अगर नहीं मेंशन किया तो dm³ में निकाल के देना। तो आपने कहा कि यार ये मुझे वो फॉर्मूला आता है, तो आपने कहा ठीक है, यह तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे n ऑफ HCl जो है वो मैंने लिखा हुआ है 1.9, ठीक है। तो आप कहोगे कि यार जो जहाँ पे भी n ऑफ HCl लिखा हुआ है ना वहाँ पे अभी n ऑफ HCl ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 1.9 लिख दो, ठीक है। ये मोल्स ऑफ HCl आ गए ना। उसके बाद वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ही मुझे फाइंड करना है, और नीचे क्या आ जाएगा 24 dm³। नाउ टू फाइंड द वॉल्यूम आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस हियर। सो मैं क्या करूँगा 1.9 इंटू 24, तो यहाँ से मेरे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा HCl का। तो 1.9 इंटू 24 यू कैन गेट द वॉल्यूम विच इज़ 45.6 dm³ ऑफ HCl। तो देखा आपने कि 45.6 dm³ ऑफ HCl मैंने कहाँ से ब्रेकिंग स्टार्ट की थी, CaCl2 के मैथ से, और मैं कहाँ पहुँचा, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड पे, राइट। अब मेरे पास अब सॉरी कंसनट्रेशन कह रहा हूँ, वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ HCl तो आ गया। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टेट्स के भाई मुझे कंसनट्रेशन भी चाहिए। वो यार एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था जो कंसनट्रेशन को भी लिंक करता था, वो फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू C इंटू वी। आपने कहा अगेन n तो मुझे पहले पता है, मैंने यहाँ से मोलर स्टोइक्योमेट्री, दिस इज योर स्टोइक्योमेट्री इफ़ यू गाइज वांट टू नो कि ये आपकी वो जो आपका वर्ड होता है ना स्टोइक्योमेट्री, ये वो है पूरा, ठीक है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द स्पेलिंग, इसे मैं लिख नहीं रहा। तो 1.9 इज इक्वल टू अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कंसंट्रेशन मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन मेरे पास नहीं पता, वो मैंने निकालनी है। वॉल्यूम मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है 45.6, ठीक है। मैं इसको जाके वहाँ डिवाइड कर दूंगा, तो 1.9 ओवर 45.6 इज़ योर कंसंट्रेशन। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1.9 ओवर 45.6 दैट विल गिव मी 0.042। अब मैं क्या यूनिट लिखना लाजमी है, मोल पर dm³, दैट इज़ योर यूनिट फॉर द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितनी है, 0.42 मोल पर dm³। आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि मैंने इंटर कन्वर्जन कैसे किया, एंड दैट टू इन एन इक्वेशन, सिर्फ एक एंटिटी की नहीं। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो देन आपको मोल्स आ जाएंगे, इससे आपको मोल्स आ जाने चाहिए, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको मास निकालना होता है, जैसा फर्स्ट करो इन दिस केस इफ़ आई आस्क यू के फाइंड मास ऑफ CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और पार्ट भी दे सकता था कि फाइंड, ये मैं लास्ट पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, मास ऑफ CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि यार ओके आई विल डू वन थिंग। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसके मास निकालना है, इसका मास निकालना है ना मुझे, ठीक है, कितने ग्राम मास है। तो मुझे उसके लिए मुझे इसके मोल पता होने ज़रूरी है। मोल मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि CaCl2 के कितने मोल्स हैं। तो आपको कि यार उससे मैं मोलर रेशियो स्टोइक्योमेट्री लगा के ना मैं ये अपनी इसके मोल निकाल सकता हूँ, राइट, जिस तरह मैंने HCl का निकाला था। तो आप कहोगे यार ठीक है मोलर रेशियो लगा लेते हैं। तो आपने कहा कि यार मोलर रेशियो में लगाता हूँ आप। अच्छा, अब देखो मोलर रेशियो कैसे लगेगी। एक तरफ आपका CaCl2 है जिसके मोल्स आपको मालूम है, एक तरफ आपका CaOH ट्वाइस है जिसके मोल्स आपको नहीं मालूम। तो आप अगर ऊपर जाके देखो तो इक्वेशन के अंदर यहाँ पे भी 1 लगा है, यहाँ पे भी 1 लगा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 1 है। तो आपको कि यार कोई मसला नहीं है, ये दोनों जो है ना 1 1 रेशो में। तो इसके मोल्स कितने हैं 0.95, तो इसके मोल्स कितने हैं x। ये तो देखने से पता चल रहा है कि यार x भी 0.95 ही है। तो आपके CaOH ट्वाइस के जो मोल्स हैं दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू किसके मोल्स, CaCl2 के। एंड दिस साउंड्स वेरी वियर्ड बट दिस इज ट्रू, ठीक है।
कि यार ये CaCl2 तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों इनके मोल्स सेम है, उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि नंबर ऑफ एटम्स का जो एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट है, वो जो जिस बंदे ने, एवोगैड्रो बंदा था जिसने दिया था, उस बंदे ने क्यों दिया था। आपको उस बेसिक में जाना पड़ेगा कि देखो उसने ये कहा था कि किसी भी एटम का अगर आपने नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं तो उसके लिए एक चीज़ कांस्टेंट है, आप उसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस कांस्टेंट से। सो इफ़ दैट थिंग कैन बी कांस्टेंट देन यू कैन से कि हाँ देर इज सम कोरिलेशन बिटवीन एवरी एलिमेंट दैट एग्जिस्ट। तो ये उससे साबित किया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ यार हमने मोल जो है ना यहाँ पे किसी ना किसी तरह बराबर आ सकते हैं, एंड दे आर इक्वल, मोल रेशियो इक्वल है तो बराबर। नहीं अब आपने इस काम से क्या किया, आपने N ऑफ CaOH ट्वाइस फाइंड कर लिया है, ठीक है। मोलर रेशियो से आपने किसी और स्पीशी के मोल्स फाइंड कर लिए। तो हमने कहा ओके भाई कितने मोल है, 0.95 मोल, ठीक है। अब आप मुझसे कहते हो कि हाँ जी मुझे तो इसको मैथ चाहिए, मोल नहीं चाहिए। मैं आपको कहूँगा ठीक है यार, मोल और मैथ का मैंने एक फॉर्मूला बताया है, मैथ ओवर MR या AR, ठीक है। तो आप कहोगे कि ठीक है मैथ्स मुझे ग्राम में चाहिए, तो मैं कहूँगा ठीक है यार मोल रख लो, 0.95 मोल आपके हैं। ये CaCO2 के मोल्स हैं। इसका मुझे मैथ्स पता नहीं है, लेकिन AR मुझे पता है, AR में प्रायोरिटी, AR आपको हमेशा पता होगा, MR भी हमेशा पता होगा क्योंकि वो आपको प्रायोरिटी टेबल में गिवन होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अब आप जाओ CaOH2 का मैथ्स निकालने। कैसे, Ca का मैथ्स आपको मिलेगा 40, ऑक्सीजन यहाँ पे एक नहीं है दो हैं, तो ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो एक का मास 16 होता है, 2 का मास कितना हो जाएगा 32। हाइड्रोजन भी एक नहीं है दो है, तो हाइड्रोजन भी 2 टाइम्स है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2। अब आप सबको प्लस कर दो, तो 40 प्लस 32 प्लस 2, सो दैट विल मेक व्हाट, 72 प्लस 2 74। तो CaOH2 का जो MR आ जाएगा वो 74 आ जाएगा। तो आप कहोगे यार बहुत सिंपल है, 0.95 को 74 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास मास आ जाएगा ग्राम्स के अंदर। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपके पास रिजल्ट आ रहा है, सो द रिजल्ट यू गेटिंग इज 71.25 ग्राम्स ऑफ CaOH ट्वाइस। आई होप कि ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है। अब ये जो वाटर वाला मैंने क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, उसका भी आपने कैसे सॉल्व करना है। CaCl2 के मोल्स आपको पता है, H2O के मोलर रेशो आपको पता है, आप H2O के मोल्स निकालेंगे, मोल निकाल के वॉल्यूम और मोल वाला फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है उसको रिलेट करके वॉल्यूम निकाल लेंगे H2 का। इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड दिस, आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट द आंसर फॉर दिस पार्ट, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2O प्रोड्यूस। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है वाटर का, ताकि आई नो कि हाँ आपको स्टोइक्योमेट्री और आपको ये इंटर कन्वर्जन वाली चीज़ समझ आ गई है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मोल्स का, एंड आई सेड इट राइट, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मोल का। देयर इज़ नो क्वेश्चन जो आप इसमें सॉल्व नहीं कर सकते इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। तो ये 4 फार्मूलाज है, मैजिक फार्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट स्टफ सच एज आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है। आप जब थोड़ा सा इसमें आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्रिप आ जाएगी कि यार एक इक्वेशन में डिफरेंट जो भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उसके अंदर आपको अगर किसी एक का डाटा पता है तो आप दूसरे का डाटा कैसे निकालते हो, यही आपसे ओ लेवल में वो पूछता है। तो अगर आपको ये चीज़ जब आ जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है एंड हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, बिकॉज ऑल द कैलकुलेशन यू डू इन दिस रिएक्शन वुड बी फ्रॉम द लिमिटिंग रिएक्टर। मतलब HCl और एक वो हमेशा रिएक्टेंट में से होता है, तो HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट था जो कम था, ठीक है, ये आपने फाइंड करना होता है। एंड हाउ वुड यू फाइंड दिस, ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर होगी। और नेक्स्ट वीडियो में ऑल्सो आई विल बी टचिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द एम्पिरिकल फार्मूला। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है, एंड वंस यू नो द एम्पिरिकल फार्मूला हाउ वुड यू गो टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट थिंग। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आई बिलीव P4 में भी पूछा जाता है, एक MCQ सॉर्ट ऑफ आता है, और P2 में भी ऑब्वियसली पूछा जाता होगा, और MCQs में भी आता है, P1 के MCQs में भी ये पूछा जाता है कि यार एक कंपाउंड है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मुझे फाइंड कर दो, मुझे परसेंटेज दी हुई है या मैसेज दिए हुए हैं एवरी एलिमेंट के उसके अंदर, तो वहाँ से आप जाके उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हो। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। सो द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एम्पिरिकल फार्मूला विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो। और उसके अलावा लेट मी जस्ट चेक कि उसके अलावा व्हाट डू वी हैव इन, हाँ परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास एंड परसेंटेज प्योरिटी, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातें हो जाएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट ए वीडियो फॉर एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन स्टफ एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये 3 चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एंड अदर देन दैट, अगर मैं स्टोइकियोमेट्री का आपका सिलेबस चेक करूँ तो उसमें देयर इज़ नथिंग बट जस्ट ये बताया हुआ है कि फॉर्मूलाज आप कैसे निकालते हो, चार्जेस को कैसे इधर उधर करते हो। आई थिंक दैट थिंग यू गाइज मस्ट नो टू सॉल्व मोल्स, ठीक है। अगर यू वांट अ वीडियो ऑन दैट तो मैं उसकी बना सकता हूँ, बट दैट्स वेरी बेसिक। इफ़ यू गाइज वांट तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी एक सेपरेट। रिलेटिव मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसमें ये बताया है कि एम आर क्या होता है, यार क्या होता है। होप कि ये चीज़ें भी आपको पता है, ये ज़रूर रट्टे लगाने होते हैं, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ज़्यादा। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो मोल्स वाला कॉन्सेप्ट है कि जी मोल्स आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कैसे कन्वर्ट करोगे और इंटर कन्वर्जन बिटवीन यूनिट्स कैसे होगी। सो आई होप के यहाँ तक दिस इज क्लियर। एंड yeah, there will be only one more video on this thing and then I will be switching on to the past papers. मैं इसके obviously कोई 8 to 10 questions करा दूंगा या 5 to 6 questions depending on the time. वो मैं आपको करा के वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड अदर देन दैट ऑल्सो वन मोर थिंग के आपका जो इससे नेक्स्ट सीरीज होगी, आई आई विल एक्चुअली मेक अ पोल फॉर दैट, बट just for a little touch, I think I will do electrolysis. Okay, so O levels electrolysis, I will do that because electrolysis में I have some 2 to 3 things which I will tell you guys, और आप किसी भी चीज़ के products बता सकते हो कि जी एनोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे क्या जाएगा। सो दैट थिंग बहुत ऐसा मॉल्स में 4 फॉर्मूलाज है ना, वहाँ में मैं आपको एक बहुत मज़े की एक टिप बताऊंगा जिससे यू कैन ईजिली टेल कि कैथोड नोड पे बनने वाले प्रोडक्ट्स कौन से होंगे। सो इलेक्ट्रोलिसिस पे आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग अनदर थिंग, अनदर सीरीज ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके बाद वी विल सी के अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज क्लियर to you guys till now, and you guys have a good idea of moles and how to solve moles. If you want to if you're still confused, you can rewatch the video once again, and I recommend you guys to basically take the notes of whatever I wrote here. Okay, and also somebody asked me about the PDF of these notes. I am basically looking for a platform to upload them. Currently Google Drive is in my mind, but obviously I have to make a separate account for that and make the Google Drive, or I'll just make, yeah, I'll actually figure it out. It will be out soon. All the notes will be in one place under the video descriptions. I will be putting the link to the drive in under every description, and that drive will have the updated notes for the video, right? So I hope this video was clear, and I will see you guys in the next one.